बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूं हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट की। आज हमारे साथ पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया जी। पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बड़ा काम कर रही है। लाहौर में तो बहुत सारा काम, अस्पतालें, बुनियादी मेडिकल इंस्टीट्यूट, नए इदारे बन रहे हैं। अगर पंजाब के बहुत लाहौर से आगे हम अंदरूनी पंजाब की बात करें तो ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स और बाकी जगहों पे बुनियादी जो सहूलियतें हैं, जो जिसका आप देख रहे मिनिस्टर है, तो लोगों को वो सहूलियत नहीं मिल रही अंदरूनी पंजाब में। उसकी क्या वजूहत है? फ़ंड्स की भी कोई कमी नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ़ंड है 300 से ज़्यादा वो बजट पंजाब को मिलती है। उसके बावजूद अपने ही पंजाब के लोग बुनियादी सहूलतों से क्यों मायूस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना एयर टाइम जो है हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए जो दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है इसमें 2500 से ज़ायद बुनियादी सेहत मराकज़ हैं और 300 से ज़ायद इसमें देही सेहत मराकज़ हैं जिनको RHCs भी कहते हैं। ये 250 से ज़ायद जो है तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। 26 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो ड्रग कंट्रोल रजीम है, इसमें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, TB कंट्रोल प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का सारा सेटअप है। माँ बच्चा सेहत का एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम IRMNCH के नाम से इसमें रन करता है। पंजाब के हर गांव, हर तहसील में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसिक सहूलत मरकज़ जिसको BHU कहते हैं वो मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 24/7 जो BHUs हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है काम कर रही है और उसका तमाम तर डाटा, ये ज़बानी कलामी बात नहीं है। अगर आप कभी हमारे डिपार्टमेंट को विज़िट करें तो हमारे डिपार्टमेंट में एक पूरा डिजिटाइजेशन का सेंटर मौजूद है जिसको हम हिजडू जो है के नाम से उसको जानते हैं। क्या वजह है कि अब अंदरूनी पंजाब में देखें तो बहुत सारे अस्पतालों में अभी भी मीडिया रिपोर्ट करती रहती है कि बहुत सारे लोग को अपना बिस्तरा भी नहीं मिलता, अंदर कोई जगह नहीं मिलती है, वो फुटपाथों पे पड़े होते हैं, तो वो क्या नजर आता है? अब बात ये है कि ये सरकार के अस्पताल हैं, ये शौकत खानम अस्पताल नहीं है कि जो कह देता है कि जनाब मेरे बेड पूरे हो गए, आप बाहर ही मर जाएं। उस पर बात ही नहीं कर रहे। बट साहब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें, जो शौकत खानम हॉस्पिटल की मैंने मिसाल दी है उसका मतलब समझाने का सिर्फ ये था कि वहाँ लोग कहते हैं वहाँ एक सिस्टम है, तो 99 बेड्स के बाद जब 100वां पेशेंट आता है तो वो उसको मना कर देते हैं कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन वहाँ कोई बुरा नहीं मनाता। सरकार के अस्पतालों में हम ये नहीं करते हैं, बुरा बनाते हैं उनके ऊपर। सरकार के अस्पतालों में तो जो भी बनाते होंगे, कोई बनाता होगा। सरकार के अस्पतालों में भुट्टो साहब कोई भी बेचारा गरीब मजदूर किसान अगर आ जाता है तो सरकार उसको एंटरटेन करती है। फिर यही वजह है, तो डबल सहूलत दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है, सरकारी अस्पताल भी दे रही है, इसके टैक्स पैसे लिए डबल पंजाब को सहूलत है। बाकी सूबों में तो ऐसी कोई सहूलत भी मौजूद नहीं है। मैं भुट्टो साहब वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकार चूँकि मना नहीं कर सकती, तो मैंने बात शुरू की थी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के ऐलान से। तो मरीम नवाज़ साहबा ने तारीख़ी जो एक कारनामा किया है कि वो BHUs जिनकी तादाद 2500 से ज़ायद है और RHCs 300 से ज़ायद हैं, इनको टोटल रिवैम्प किया जा रहा है। इनकी बिल्डिंग जो है वो पुरानी बिल्डिंग की बजाय स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग इस्टेब्लिश की जा रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं पहला फ़ेज़ तकरीबन कंप्लीट होने लगा है और 900 से ज़ायद BHUs अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 90% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है और उनकी हमने इक्विपमेंट्स भी ख़रीद लिए हैं और अगले महीने से इंशाल्लाह हम उनको फंक्शनल करना शुरू करेंगे। और आप अगर बिफ़ोर और आफ्टर देखेंगे, यानी पहले एक टूटी फूटी खंडर वाली इमारत नज़र आया करती थी और आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत, जिस तरह किसी अमेरिका और यूरोप के अंदर इंसान फिर रहा होता है वैसी इमारत। मगर पहले भी नून की हुकूमत यहाँ पर रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, तो फिर टूटी फूटी क्या बीच में थोड़े से वक्फा जो आया उसी में सारा टूटा फूटा बन गया या पहले क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये BHUs हम नहीं बनाए थे। जब मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने, फिर शहबाज साहब की मुख्तलिफ बार में हुकूमत रही, क्योंकि पंजाब में और जो ईंट भी लगी है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लगाई है। बकाया जितने लोग बाकी आते रहे उन्होंने तो सिर्फ बातें की हैं। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जो बिल्कुल आपको एक बदला हुआ नज़ारा नज़र आएगा। और उसके साथ साथ देखें, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी PIC जाएँ, किस मुख्तलिफ अस्पतालों में जाएँ, और काफ़ी देखे भी लोगों की लाइनें लगी होती हैं बेचारों की अपनी अद्वियात लेने के लिए। तो उन अद्वियात को और बहुत सारी अद्वियात अभी भी नहीं मिल रही। मैंने आज भी देखा है कि तो 40% दवाई तो पे लोग पैसों में बाहर स्टोरों पे खरीद रहे हैं। आज से पहले
अद्वियात लेने के लिए लाइनों में लगकर ख्वार होना पड़ता था। लेकिन आज मरीम नवाज़ के पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक कोरियर कंपनी के थ्रू अद्वियात की घर पर फराहमी शुरू हो चुकी है। मैं नहीं कहता कि सबको घर पे मिल रही है, एक अच्छे अमल का आगाज़ कर दिया गया है और आज की तारीख तक 1.5 लाख के करीब डिलीवरीज हो बिल्कुल चुकी हो है। रही है, वो भी ठीक हो है? रही है, बिल्कुल हो रही लेकिन है। ये आबादी काफ़ी बढ़ी नहीं है, ये काफ़ी आबादी नहीं बढ़ी है। है। उसमें कुछ जो शिकायत है वो जायज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर शिकायत हमने जब इंक्वायरी की है तो वो ऐसी होती है कि एक डॉक्टर अगर एक कंपनी की मेडिसिन लिखता है तो जो ब्रांड उसके पास मौजूद है स्टॉक में उसको वही ब्रांड लिखना चाहिए। लेकिन वो मैं नहीं समझता कि क्यों लिखता है, या मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि वो जानबूझ के लिख देता है। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा वो दूसरा ब्रांड लिख देता है जो हमारे पास मेडिसिन का सॉल्ट वही होता है लेकिन ब्रांड दूसरा होता है। इसमें कहीं डॉक्टरों की गफलत या कोई कमीशन खोरी देखिए, या मैं किसी हज को उम्रा या ज़ियारतें करने का कोई धंधा दुकान देखिए तो बुड्ढा डॉक्टर नहीं साहब, खोला हुआ। मैं कौन होता हूँ किसी पे इल्ज़ाम लगाने का वाला। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। अब आप व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, वो खुद ही समझ लेंगे कि कि आपके मामला क्या पंजाब है। के अंदर तो दवाइयों की फैक्ट्रियों की नकली कंपनियों की तो बड़े हज़ारों लाइनें लग गई हैं। बहुत सारे छोटे छोटे घरों में भी तो नकली दवाइयों की नहीं, फैक्ट्रियाँ वो कंपनियाँ हमने बन के बैठी वो हुई हैं, हमने अल्लाह जिसके के आप फजल खुद से इशारा कर रहे हैं, वो तो हमने उनकी अल्हम- पकड़ धकड़ कोई हुई। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1150 से ज़ायद एफआईआर की थी जब मैं पहले दौर में मिनिस्टर था, और बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन बाद में आने वालों ने फिर जो है वो जड़ी बूटियाँ दोबारा शुरू कर दी। तो आज हमने उस अमल का दोबारा आगाज़ किया है और हम तकरीबन कोई 100 के करीब मुकदमात जो हम दर्ज कर चुके हैं, लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। और इस काम के ऊपर ये एक को मुसलसल अमल है, इसको चलते रहना चाहिए, अभी जारी भी रहना स्टोरों पे चाहिए। नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, ड्रग अथॉरिटी भी मौजूद है, आपका इदारा भी है, वफाक 18 तरमी के वफाक तो इनकी जवाबदारी नहीं लेता, ड्रग अथॉरिटी नहीं, सारी लेकिन आप उस पर डाल लेकिन के मैं बताऊं, फिर आपका ड्रग अथॉरिटी आपका मेडिसिन इदारा जो है, इन स्टोरों पे क्या कर रहा है, वहाँ तो करप्शन आवा का बिगड़ा हुआ है। मेडिसिन जो है ये आज भी वफाक की जिम्मेदारी है। इसकी रजिस्ट्रेशन भी वही करते हैं, इनकी प्राइसिंग भी वही करते हैं और इनकी लाइसेंसिंग भी वही करते हैं। तो हम सिर्फ उसकी नहीं, पर मॉनिटरिंग करते 18 हैं। तरमीम के बाद तो सारा हक 18वीं तरमीम मिलता के बाद है, सारा सेहत कुछ का आ गया है। आपके पास आना चाहिए। बड़ो साहब ये वहाँ रह गया था, ये रह वहाँ गया रह था, गया वरना- था। बाकी सब कुछ हमारे पास आ गया। लेकिन ये अद्वियात की प्राइसिंग, अद्वियात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल्स, आपने कहीं ये वहीं पे सारी आज आपने भी कोई वफाक- आवाज़ उठाई कि जो अद्वियात महंगी होती जा रही है उनकी वेबसाइट पे लिस्ट हो, लिस्ट है ही नहीं, जो जिसकी मर्जी जो चाहे महंगी दे दे। देखिए, इस वक्त भी मरियम 400 नवाज गुना साहबा ने- दवाइयाँ महंगी हो गई, तो आपकी कैबिनेट क्या कर रही है? जी, मरियम नवाज साहबा ने इसका बहरहाल फौरी तौर पर नोटिस लिया था और इसके ऊपर मैंने अद्वियात की कंपनियों से डायरेक्ट जो है वो मीटिंग की, मालकान से मीटिंग की, और हमने मुख्तलिफ मौके पे जो शॉर्टेज हो रही थी उसको दूर करवाया। और उसके अलावा जो जेन्युइन प्राइस जो एक ड्रैप ने उनको अप्रूव की थी, उस प्राइस से ऊपर अगर किसी ने दवाई बेची है तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया। ये हमारे डोमेन में शामिल है, ये हम कर सकते हैं और ये हम करते हैं। लेकिन जो कैप उनको ड्रैप ने लगा दी है या जो कैप उनकी हटा दी है, उसमें हमारा रोल नहीं होता है। और ये वो साफ चली शफाफ चली वाले ये लाइसेंस देकर गए थे, वो कैप्स ख़त्म कर गए थे। तो अब तो चूँकि वो जेलों में है तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो मुल्क को शफाफ और साफ़ बनाने आए थे वो मुल्क को परगंदा करके चले गए हैं। और आप ये कोई सफाई करेंगे, जो महंगाई का- नकली दवाइयों के खिलाफ कोई सफाई की नकली करेंगे, जो नकली दवाइयाँ बेच रही हैं बिल्कुल। उनकी सफाई की क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने पिछले दौर में भी 1150 के करीब एफआईआर की थी और मुकदमा दर्ज किए तादाद तो थे। बहुत बड़ी है, लोग गिरफ्तार किए थे, उससे बहुत सारे छूट भी और गए, निकल भी अभी- गए, सिफारिश भी चल गई। हाँ, मैं वो उस पर भी बात करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब भी आके हमने इस काम का आगाज़ किया। मैं कुछ दिन पहले गुजर खान था और गुजर खान से मैं निकला तो सुहावा में मैंने एक स्टॉक जो है वो पकड़ा। 30 लाख के करीब ऐसी अद्वियात थी जिसमें जैली अद्वियात भी थी और चोरी शुदा अद्वियात भी थी। किसी वफाकी अस्पताल से चोरी शुदा अद्वियात मैंने वहाँ से बरामद की। उस मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, उसको खुद इंटेरोगेट किया बैठ के, और उसने मेरे सामने ये तस्लीम किया कि हाँ, मैं दवाइयाँ चोरी करता हूँ और ये जैली दवाई भी बनाता हूँ। मैंने उसको कहा कि अगर आप आगे वाले लोग पकड़वा दें तो हम आपके साथ नरमी कर सकते हैं, और उसने मेरे कहने पे आगे वाले लोग भी पकड़वाए। लेकिन जब मैं लाहौर पहुंचा और मैंने लाहौर पहुंच के डीपीओ और डीसी से रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि जनाब आज उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, अब क्या बना, तो उन्होंने मुझे कहा जी को ड्रग कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने उसकी हथकड़ियाँ खुलवा दी, उसको रिहा कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आती कि इंसाफ की इतनी जल्दी बास केसेस में क्यों होती है। कभी तो ये आलम था कि साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब की बेल की तारीख निकलने में 2.5 साल लग जाते थे, और आज आलम ये है कि इंसाफ की इतनी जल्दी है कि एक बंदा जो रेड हैंडेड पकड़ा गया, जो खुद मुंह से मान रहा है कि मैं चोर हूँ, उसकी हथकड़ियाँ अदालत में खुलवा दी जाती हैं। तो जब ये चलेगा मामला तो मुझे बताएं फिर ये सारे इस जिन को मैं कैसे काबू करूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो जुडिशल निज़ाम है इस मुल्क में, अगर वो वाकई सही मानों में सासू माँ के असर से बाहर आ जाए और साफ़ और शफाफ चले, एक गरीब का जो खर्चा होता है इंसाफ लेने के लिए, अगर किसी का बच्चा कत्ल हो जाता है
तो वो हर पहली पे 2 दफ़ा कत्ल होता है जब वो अपने बच्चे की तारीख पे जाता है। उसको वो अखराजात करने पड़ते हैं, उसको दूर दराज से किराया खर्च के आना पड़ता है, अपने वकील को लेके आना पड़ता है, उसको इवन पुलिस वालों को भी साथ लेके आना पड़ता है। तो वो कत्ल भूल जाता है, लेकिन वो कहता है कि चलो मेरी इससे जान छूट जाए। तो खुदा के वास्ते जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक निज़ाम पे बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत हुकूमत पंजाब मौजूद है। छोटी सी ब्रेक, कहीं भी नहीं आए। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद हैं। आप अपने आप को सेहत का सिपाही भी कहलाते रहते हैं, उसकी क्या वजह है? मैं एक आम कारकुन हूँ। देखें भुट्टो साहब, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसके बड़े शदीद मसाइल हैं और इसमें से बहुत सारे मसाइल हमारे अपने पैदा करता है। मुझे ये बताएं, जो अस्पतालों में अद्वियात चोरी करते हैं वो कौन है? को बाहर से आते हैं? अपने हम में से लोग हैं ना, अपने कोई यानी सपोर्टर भी होंगे, वर्कर भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। जो अस्पतालों में क्यों क्रॉस करते हैं वो कौन लोग हैं? जो, अगर मैं किसी डॉक्टर की बात करूं, मैं डॉक्टर्स का बड़ा हमायती हूं, खासकर यंग डॉक्टर्स का बड़ा हमायती हूं। वो बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो नौकरी पे नहीं आते। अब एक कंसल्टेंट, यंग डॉक्टर्स की बात की तो आए दिन ये पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और अस्पताल बंद, सेंटर बंद, आपके इमरजेंसी चलती रही है, हड़ताल या कुछ और कहानी वाला है? कल्चर जो है वो तो अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। और इसका पस मंजर क्या है इसका? देखें, हमारे यहाँ जो हमारे नज़रियात है ना, आपके नज़रियात, मेरे नज़रियात, ये इनका रास्ता ना पेट से होके जाता है। हमारे पेट पे जब लात लगती है तो हम, अगर कोई लात लगाता है, चाहे वो हक जैनवन लगाता है, गलत लगाता है, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। और जो हमारा पेट भरता है, वो सही भरता है, गलत भरता है, वो हमारा दोस्त हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारे इस माशरे में कि हम सबको मेरिट चाहिए। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे ये भाई जो कैमरामैन उनको भी चाहिए, लेकिन मादरस से हमें अपने लिए नहीं चाहिए। मुझे आपके लिए चाहिए, आपको इनके लिए चाहिए और इनको इनके लिए चाहिए। जिस दिन हमें सबके लिए मेरिट चाहिए होगा, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। क्या आपका इदारा मेरिट पे चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी भर्तियाँ भी सिफारिश हो जाती हैं, पॉलिटिकल सिफारिश के बगैर तो नौकरी मिलती नहीं, और अब तो ये भी इल्ज़ाम है बाकी सूबों की तरह कि यहाँ भी नौकरियाँ पैसों में बेची जाती हैं। अच्छा, ये बहुत अपने वैसे खूबसूरत बात की है। ये मैं बात अब इसको करने ही वाला था कि जब मैं 2017-18 में वज़ीर था, तो यकीन कर लें, मैं वज़ू में बैठा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी MS, COs, डिप्टी DOs ये भी पैसे दे के लगेंगे। इन तस्वर नहीं था इस बात का। तस्वर नहीं था। और अगर होता भी होगा तो इतना छुप के होता होगा कि पता नहीं चलता होगा। अब दुकान के सुपर लेकिन स्टोर जब बन मैं गए। वापस आया, जब मैं 4-5 साल के अल्लाह के वलियों की हुकूमत गुजारने के बाद वापस आया, जो नेक और पाकबाज लोग इस मुल्क में थे, जो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे थे, बुज़दार हज़रत किबला सैयद बुज़दार साहब और सईदा फ़रा गोगी साहबा और इसी तरह के बहुत सारे लोग, और जब उनके दौर के बाद मैं वापस आया तो मैं हैरान और परेशान रह गया कि लोगों के ड्राइवर हाथों में कैश पैसे पकड़ के बंदे ढूंढते फिरते थे कि मेरे साहब को कोई पोस्टिंग मिल जाए, ड्राइवर पोस्टिंग लगवा मेरे रहे थे। साहब को कोई पोस्टिंग मिल जाए। इतना करप्शन का कल्चर इस प्रवान चढ़ गया कि मुझे समझ ना आए कि मैं करूं क्या। और जब हमने सर्च कमेटी बनाई और हमने पैसे नहीं पकड़े, CEOs और आपने पैसे नहीं पकड़े खुद पे। मैंने अल्लाह माफ़ करे, पैसे का करने मुझ पे अल्लाह का वैसे ही बड़ा फजल है। मेडिकल के हेल्थ के डिपार्टमेंट के अरबों रुपए की जो पैसे हड़प हो जाती है, अभी भी बहुत सारे अरबों रुपए हेल्थ के पंजाब के हड़प हो गए, तो आपको कुछ शेयर मिला या सब कुछ आपको अल्लाह ने आपको दिया है? मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, आप तसल्ली रखें। आप आपके व्यूअर्स को आपके नजरिए से खरी बात करिए, समझाना है। खरी बात होगी, खुली बात होगी और कोई बात बीच में नहीं रखेंगे। तो जब मैं वापस आया तो मैंने ये समा देखा, तो मैंने कहा यार सर्च कमेटी बना दो, सर्च कमेटी में 11-12 लोग डाल दो, कम से कम 11-12 लोगों को बिकने में वक्त तो लगेगा। एक बंदा तो चलो इल्ज़ाम लग जाता, ख़रीदा जाता, 12 लोग तो इकट्ठे नहीं खरीदे जा सकते। तो वो निज़ाम हमने इस्टेब्लिश किया, जिससे बहुत हद तक इस मामले में कमी वाक़ हुई है। लेकिन अभी भी मैं, सच्ची बात है, 100% मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, जब जहाँ तक आपने बात की हिस्से की, तो हमें बिल्कुल हिस्सा मिलता है जी, गालियों की सूरत में जो गालियाँ पड़ती हैं, जो पंजाबी में उलामे जड़े आंदे हैं, उन्हों का हिस्सा सानू मिलता है बकाया। हम किसी हिस्से में इंटरेस्टेड है और ना ही अल्लाह की ज़ात कभी लुकमा हराम जो है वो खिलाए। अल्लाह की ज़ात अपनी जनाब से जो है मुझे और मेरी औलाद को जो है हमेशा रिज़्क़ हलाल से नवाज़े। और ये दुआ मैं आपके लिए भी करता हूँ, ये दुआ मैं सबके लिए करता हूँ, क्योंकि जो रिज़्क़ हमारे नसीब में लिखा हुआ मिल के रहना, मेरा ये बिलीव है। ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं उसको लेता कैसे हूँ। अगर मेरा तवक्कल मजबूत है तो अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में लिख दिया तो वो मिलना ही मिलना है।
अगर मैं उसके लिए कोई गलत जरिया इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपना बेड़ा गर्क खुद करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बड़ा क्लियर आदमी हूँ। मैं कोई अपने आप को नहीं क्लेम नहीं करता कि मैं बड़ा कोई नेक आदमी हूँ। मैं ये क्लेम करता हूँ कि भाई मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, तो मैं इतना बड़ा वज़न नहीं उठा ये जो सकता। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, स्टोरों से ही गायब हो जाती है, ट्रक के ये सब कुछ दवाइयाँ गायब, तो इस ट्रक के पीछे दवाइयों को कौन ऐसा हड़प नहीं कर है, लेता है, तो ऐसा इसके नहीं है, पीछे कौन है? ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी अन्नी तो नहर नहीं पड़ सकती। हाँ, जहाँ पड़ती है वहाँ हम पूरा हाथ भी डालते हैं। जैसे अभी आपको पता है मुल्तान में इंसुलिन का एक केस निकला, 2.5 करोड़ की इंसुलिन जो है वो चोरी हुई। हमने फौरी तौर पे वो इंसुलिन रिकवर भी की और हमने लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया। और इसी तरह छोटी से छोटी चीज़ भी जो निकलती है हम उसके ऊपर भी चढ़ाई करते हैं। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि ये सब कुछ कोई बाहर से आके नहीं करता है, ये हमारे ही हमारे लोग हैं अपने जो करते हैं। अपने तो हम अपने घर को खुद खा रहे हैं, हम अपने घर का खुद नुकसान कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जिस गरीब और मजदूर और किसान का ये हक है, हम जब उसका ये हक खाएंगे तो हम दुनिया और आखिरत में इसके जवाब देंगे। हम ऐप सिस्टम लेकर आ गए, हम अद्वियात का एक ऐसा मुकम्मल मैकेनिज़्म डेवलप करके ला रहे हैं। आपने 50 नई अस्पतालें बनाने का भी ऐलान किया आते ही, क्या 50 अस्पतालें बन रही हैं? देखें, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर सरगोदा तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। PIC2 जिसको कहते हैं नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर लाहौर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने के करीब है। जैसे मैंने आपको रिवैम्पिंग का बताया ना, और नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, और ऐसा कैंसर हॉस्पिटल जो पूरे एशियन रीजन में आपको नहीं मिलेगा। मैं ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, 900 से ज़्यादा उसके बेड्स होंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट वो टेक्नोलॉजी होगी। और सबसे बड़ी जो उसकी बात है, हम स्टेज 3 और स्टेज 4 को भी इंशाल्लाह उसमें ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल जिनका नाम बड़ा, जो चंदा बड़ा इकट्ठा करते हैं हर वक्त, जब भी कोई एक पार्टी पे मुश्किल वक्त आता है तो उस अस्पताल का इश्तिहार चलना शुरू हो जाता है। तो आजकल भी चल रहा है वैसे, तो हम वो वाला काम नहीं करेंगे। सेहत के हवाले से लोगों को मरने से नहीं छोड़ेंगे, इस हवाले से बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत पंजाब मौजूद है। इनके साथ बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद हैं, वज़ीर सेहत हुकूमत पंजाब। ख्वाजा साहब, जैसे बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही थी, प्राइवेट अस्पतालें बड़ा माफिया वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, बड़े ताकतवर, सरकारी अस्पतालों से, आपसे, बाकी लोगों से भी ताकतवर। ये ताकत कहाँ से उनके पास आ गई? ये माफिया कैसे बन गया? ये माफिया जो बने हैं ना जी, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रही हैं भुट्टो साहब। आप वैसे देखने में बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन सवाल आपके बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैं आपको बताऊं, ऐसे लगता है कि एक मासूम सा भाई दोस्त हमारे साथ बैठा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर इशू पर नज़र है। वो एक चैनल कहता है ना कि हर खबर पे नज़र है, होनी चाहिए। तो माशाल्लाह आपकी हर इशू पे नज़र है। देखें, आज जो लोग सेहत कार्ड का मंजन बेचते हैं, इंसाफ कार्ड कहते नहीं थकते, ये माफिया उन्होंने बनाया। नवाज शरीफ साहब अपने दौर में, उससे पहले भी तो ये माफिया चलती आई है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, ताकत कैसे मिली ताकत है, की बात हो रही है। ताकत कैसे मिली है। ये जिन मौजूद था, ताकत नहीं थी। ताकत ऐसे मिली कि नवाज शरीफ साहब ने जब हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, 19 शहरों में हम हेल्थ कार्ड का निज़ाम लेकर आए। उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई और जो भाई साहब आए उन्होंने उस हेल्थ कार्ड के ऊपर पेंट किया अपनी पार्टी का और इंसाफ कार्ड के नाम से उसको लॉन्च कर दिया। अब इंसाफ कार्ड ने किया क्या कि आपके इलाके में एक ऐसा प्राइवेट अस्पताल है जिसके अंदर 4 बेड हैं और एक आधा डॉक्टर वहाँ आता है, वहाँ पर आपने जनाब साजबाज कर ली। एक मासूम आदमी आया, आपने उसको कहा कि जनाब लाओ अपना हेल्थ कार्ड। अब उसका प्रोसीजर किया नहीं किया, उसका रिकॉर्ड चढ़ाया और उसको कहा कि लो थोड़े से पैसे तुम इसमें से ले लो, और आगे जाके 85,000 का बिल डाल दिया। इतना लूटा है इन प्राइवेट अस्पतालों की, इतनी चांदी हुई है उस दौर में हेल्थ कार्ड पे कि आप सोच नहीं सकते। और वो पैसे कमा कमा के जो है वो माफियाज बन गए। आज जब उनके पेट सबका पे हिस्सा पति मौजूद था। हाँ, जब आज उनके पेट पे लात लगी है, हमने अब ये कहा है कि हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन उस अस्पताल का होगा जो हेल्थ केयर कमीशन से अपने आप को रजिस्टर कराएगा, जिसका एक स्टैंडर्ड होगा। पैसे देकर रजिस्टर हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखें, इसलिए नहीं होंगे कि उनकी जो तकाजे हैं वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करेंगे तो रजिस्टर्ड होंगे। वो सारा एक डिजिटल निज़ाम है। डिजिटल निज़ाम में आप जब तक उन तमाम चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे आप रजिस्टर नहीं हो सकते। हमारे अपने कुछ सरकारी अस्पताल हैं जब तक रजिस्टर नहीं हो सके। अगर इतना आसान होता तो मैं एज मिनिस्टर अपने अस्पतालों को रजिस्टर ना करा लेता। इन सारे अस्पतालों सेंटर्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है सिटी स्कैन की मशीन आए दिन खराब, आपकी जितनी भी करेक्टेड जितनी भी टेस्टें करें तो मशीनें खराब, ये सब MRI ये सारी खराब क्यों होती है? मेरे किसी अस्पताल में
मैं दावे से बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह माफ़ करे, चैलेंज बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आज जिसे कह रहा हूँ, मेरे किसी अस्पताल में जहाँ सिटी स्कैन लगी है 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगी है, THUs में भी अब लगी है। हुआ क्या कि 2015 से एक ही मेरा डिपार्टमेंट को मेरा- डबल निज़ाम और मेरा दोहरा निज़ाम क्यों सुन बनाया लें, गया? मेरा दोहरा निज़ाम हुआ क्यों से? भुट्टो साहब मेरा निज़ाम सुन लें, हमने अस्पतालों में जो सिटी स्कैन्स हैं उनको आउटसोर्स किया हुआ। ख़राबी कहाँ होती है? ख़राबी वहाँ होती है कि जब आप, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कोई इसको पर्सनल ना ले, कि आपने अपने अस्पताल में मशीन ख़राब कर दी, उसके बाद जो थोड़ा सा एक आध किलोमीटर आगे एक सेंटर खुला हुआ है, आप वो लोगों को कहते हैं नहीं हमारी मशीन ख़राब है, आप वहाँ से जाके करवा लें और ये ले हम आपको लिख के दे देते हैं, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट तो मिलना या नहीं मिलना, जिसको जो मिलना है वो मिल जाता होगा, और वो अस्पताल की मशीन ख़राब रहती है और दूसरी मशीनें चलती रहती हैं। तो हम इस निज़ाम से ही बाहर आ गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इस निज़ाम से छुटकारा ले लिया हुआ है, हमने अपनी मशीन्स को आउटसोर्स किया हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 24/7 भी अगर चलना हो तो हमारी मशीनें चलती हैं। पोलियो पूरी दुनिया में खत्म हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान में चल रहा है, तो पूरी दुनिया पोलियो के लिए फंडिंग दे रही है, सिर्फ बाकी हेपेटाइटिस एच के लिए फंडिंग क्यों नहीं दे रही है? आप कौन सी आवाज़ नहीं उठा भुट्टो रहे? साहब वजह ही तो बता रहा हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की नहीं हालत बदली जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है मेरे घर में, तो उसको पोलियो ड्रॉप क्या हमसायों ने पिलाने हैं? बच्चा मैं पैदा किया था, पोलियो ड्रॉप भी मैंने पिलाने चाहिए था। अभी तो हम साए पिला रहे हैं। यही तो मेरा प्रॉब्लम है, यही मैं आज एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हम अपने वसाइल तबाह कर रहे हैं, हम अपने वसाइल ज़ाया कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों में जो नहीं होने चाहिए थे। यही पैसा जो है हमारे बच्चों की एजुकेशन पे लगना चाहिए, यही पैसा जो है हमारे बच्चों के रोज़गार पे लगना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस पैसे को हमें आज भी इन कामों पे लगाना पड़ता है। मुझे बताइए, अरबों रुपए के जो इश्तिहार जाते हैं, ये खूह खाते जाते हैं सारे। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आपने कहा कौम के अंदर एक नफरत फैलती जा रही है, खास करके अभी बात करूं थोड़ी सी सियासी के, 3 सूबे आपका KPK, पंजाब का मुखालिफ, बलूचिस्तान से वैसे ही आवाज़ आ रही है पंजाब के मुखालिफ में, सिंध में कुछ हिस्सा वो भी पंजाब मुखालिफ। ये वजह क्या है कि बड़ा भाई पंजाब बड़ा भाई होके क्या उनको थप्पड़े मार रहा है या उनके वसाइल पे कब्जा कर रहा है? असल वजह क्या है कि पंजाब के ऊपर एक सूबा नहीं 3 सूबे उंगली क्यों उठा रहे हैं? इशू ये है कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। मुझे एक बात बताएं, आज जब हम महंगा बिजली का बिल देखते हैं, हम अपने गिरबान में तो नहीं झांक रहे कि देख रहे हैं कि शायद हम अपने दुश्मन भी आज है ना, आज हम महंगा बिजली का बिल देखते हैं और हम हुकूमत को बददुआएं देते हैं और गालियां देते हैं। हम उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते जिन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया? क्या कालाबाग डैम बनना चाहिए? क्या कालाबाग डैम, सारे डैम बनना जरूरी है? बिल्कुल। बाकी सूबे क्योंकि उस पर राय नहीं रखते, अक्सर किसी के सूबों पे ही नहीं। अगर बाकी कालाबाग डैम बनेगा तो वैसे ही पंजाब ज़रूरी सूबा है, उसको ज़रा तो पहले ही फायदा है, बाकी सूबे तो एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा सबका। फिर वही बात आप करते हैं। देखें, जब आप एक कौम होते हैं ना, यही तो मेरा मसला है, यही तो मेरा केस है कि हम एक कौम नहीं है। हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम सब पाकिस्तानी भी हैं, हम कश्मीरी हम सब हैं, पाकिस्तानी हम भी हैं। जट हैं, हम कुछ और हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ना हम मुसलमान हैं ना हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम मुसलमान और पाकिस्तानी होते तो हम तेरा सूबा मेरा सूबा और ये बात ना करते। हमने तो कभी ये नहीं कहा। आप अभी मेरे साथ चलें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मैं आपको अभी ले जाता हूँ। आप जब वहाँ पेशेंट देखेंगे तो KP के कई बच्चे आते नजर आ रहे हैं, वहाँ पे सहूलतें नहीं है। पख्तूनख्वा के लोग गालियाँ देते हुए आएंगे कि जनाब वहाँ पर हमें ये सहूलत नहीं है। मैं भी, आप इसकी बात करते हैं। मैं सुबह आशियाना वेलफेयर के एक डायलिसिस यूनिट में गया हूँ। उन्होंने, मैंने बच्ची से पूछा कि आप बेटा कहाँ से आई हो? उन्होंने कहा जी मैं मानसेरा से आई हूँ। तो मैं कहा पता तेरे मानसेरा तो लेके तो अगर कुछ नहीं लगे। उनकी बजट कहाँ चली जाती है कि अपने सूबे में खर्च नहीं करते? उनका जो बजट है वो जो 90 करोड़ की MRI उनकी चोरी हुई है, पता चला ना आपको? MRI मशीन आपको जेब में डाल के तो लेके नहीं ना जा सकता। जिस सूबे का हाल ये हो कि उसकी 90 करोड़ की MRI मशीन ही गायब हो जाए एबटाबाद के बड़े अस्पताल से, और वो लोग कहें जनाब हमने तो खरीदी नहीं थी, ये तो झूठ है, और वो खुद लोगों को चोर कहते हैं। मैं वहीं पे बात आऊँगा कि अभी भी पंजाब चाहता है कि कालाबाग डैम बने, थल कैनाल बने, जहाँ जो 7 नए कैनाल बन रहे हैं, अभी भी पंजाब की ख्वाहिश है। पंजाब की ख्वाहिश की बात नहीं है भुट्टो साहब। मैं तो आज तो वो वक्त गुजर गया, अब हम उस लकीर को पीटते रहेंगे। अगर वो टाइम पे वो डैम बना होता तो खुदा की कसम आज ये महंगे बिल ना आ रहे होते। आज हमारे पास ज़राअत के लिए पानी होता, आज हमारे पास सस्ती तरीन बिजली होती। आज उस डैम के बाद सैकड़ों डैम बन चुके होते। अपने साथ वाले मुल्क के ऊपर गौर करें ना, उसने क्या किया है? उसने कौन सा अपना, हम इस बड़े डैम की लड़ाई में छोटे डैम क्यों नहीं बना रहे? आपको इस लड़ाई में झोंक के, आपके लोगों के थ्रू लोगों को अपने एजेंट बना के हमेशा दुश्मन ने हम पे वार किया है। लोगों को, 4 लोगों को आगे कर दिया उन्होंने, लोगों का ज़हन बना दिया। और ये कौम ऐसी कमाल कौम है कि जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए वो पागल होकर उसके पीछे लग जाती है। ये भी नहीं सोचते कि इसमें हमारा बड़ा भला क्या है और बुरा क्या है। तो जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी
ये केस जो है उठा के रखा है। मैं क्या कहूँ उनको, उन्होंने कौम के बच्चों पे जुल्म किया। बहरहाल अगर हमारे मुल्क को इन आपस के अख्तलाफात ने, अब अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, ख़जाने दफन है बलूचिस्तान की ज़मीन में, और वहाँ नफ़रत का बीज इसलिए हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे लोगों के ज़रिए बोया है कि हम उन ख़जानों को ना निकाल सकें। हमेशा आप देखें कि जहाँ पर पाकिस्तान की तरक्की का राज है वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन अगर हम खुद इसमें शामिल ना हों तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज ये दोबारा केपी में दहशतगर्दों की वापसी कैसे हो गई है? अगर केपी गवर्नमेंट खुद उनको वापस ना लाती तो आज ये तमाशा दोबारा शुरू ना होता जो दहशतगर्दी का शुरू हो गया। अच्छा भला ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद हम मुतमईन हो गए थे कि हमारे बच्चे अब स्कूल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पनाह में है, अल्लाह खैर करेगा। आज फिर माओ को धड़का लगना शुरू हो गया कि मेरा बच्चा स्कूल गया वापस क्या ये कैसे आएगा? दहशतगर्दी लहर पंजाब और सिंध में बाकी जगहों पर तो नहीं जाएगी आगे? देखें, बात फिर वही कर रहे हैं, जब आप अपने मुल्क की बजाय अपनी ज़ात का सोचना शुरू हो जाएं और जब आप अपनी ज़ाती अना, अपनी हटदर्मी को अपने मुल्क की कीमत पे हर सूरत बरकरार रखना चाहें तो हालात ख़राब हुआ करते हैं। आज एक शख्स जो बदकिस्मती से, बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, बदकिस्मती से जो मुल्क का एक मकबूल सियासतदान बन चुका है, आज उसकी ज़िद ख़त्म नहीं होती, उसकी हटदर्मी ख़त्म नहीं होती, उसकी अना ख़त्म नहीं होती, वो अपनी नाक से आगे नहीं सोचता। उसकी बला से पाकिस्तान रहे ना रहे, ओदी लात ऊँची रहनी चाहिए है। उसकी बला से दहशतगर्दी जितनी मर्जी हो जाए, एक इदारे को उन्होंने एंगेज करना है, तो उस इदारे से जो उन्होंने ज़ाती दुश्मनी बना ली है, उस दुश्मनी में पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। एक सवाल के 7 कैनाल जो बनाए जा रहे हैं पंजाब से, वह बन चुके हैं या पंजाब बनाने के लिए हुकूमत अमली कर चुका है? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस किया है और इन चीज़ों पे भी हम कंसेंसस डेवलप करेंगे। तमाम सूबे कंसेंसस करने के बाद ही एक वाज़ेह पॉलिसी के तहत आएंगे। और लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, हमारा फ्यूचर मिलकर चलने में है। अगर आज भी हम सिंधी, पंजाबी, बलोची बने रहे, कश्मीरी बने रहे और पठान बने रहे तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद। कि पंजाब बड़ा भाई है, बाकी 3 छोटे भाई है, पंजाब और में बड़े हमेशा भाई ने छोटे भाइयों के लिए आज तक क्या किया है? मोटरवे भी अपने पास, सारी वसाइल भी अपने पास, सब कुछ, और आबादी, बच्चे ज़्यादा पैदा करके वसाइल पे सारा कुछ पंजाब के पास। तो छोटे भाइयों के लिए पंजाब ने क्या किया है, क्या करने वाला है? हमने क्या किसी को रोका था कि मोटरवे ना बनाओ? हमने क्या किसी को रोका था कि अपने सूबे में वफाकी साफ हुकूमत तो सड़कों का मियां निज़ाम साहब ना के दो? पास थी। हमने नहीं सुने ना, हमने किसी को रोका था कि अपने मुल्क के, अपने सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस ना लेकर आओ? हमने किसी को रोका था कि तुम मेट्रो बस ना बनाओ? हमने कराची वालों को रोका था कि अंडरपासेस ना के बनाओ? पास थी। जो आप ये लूटने मार करने की बजाय पैसे अवाम पर खर्च कर देते। अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने सूबे के लोगों पर वसाइल खर्च कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं करते? मुझे आज दिल पे आसरा के बताएं ना, अली मीन गंडापुर साहब भी सीएम है ना, कोई एक मनसूबा या 2 मनसूबे तो बताएं जो उन्होंने आज तक 9 माह में को अनाउंस किए हैं। कोई एक मनसूबा आप नहीं बता सकते। आप क्या केपी वाले खुद नहीं बता सकते? तो जब हालत ये है, और यहाँ मैं आपको, तो मेरा काम नहीं उनके मनसूबे बताना, यहाँ भुट्टो साहब, केपी के मैं वालों का आपको काम है। उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ, मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, मनसूबे खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे भी एक चीज, उसमें बहुत सारे मनसूबे, कागजी मनसूबे भी होते हैं। ई बाइक्स मिली कि नहीं मिली? लैपटॉप्स मिलना शुरू होने लगे हैं ना, अनाउंस हो गया। वो लैपटॉप सिर्फ पंजाब के लिए क्यों? सुने ना, पैसे तो वफाक के, पैसे तो पाकिस्तान के। वफाक सबको पैसे देता है, हर सूबे ने अपना हिस्से का काम करना है। लैपटॉप के लिए बाकी लोग भी नहीं कर देता। रहे हैं। आप इंश्योरेंस के बताएं, वफाक पैसे तो और बाकी हाँ, सूबों को नहीं स्कॉलरशिप देता। रोजाना की बुनियाद पे, आज भी सियालकोट में फंक्शन था, रोजाना की बुनियाद पे बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अपना घर और अपनी छत की जो आसान स्कीम है कि अगर किसी के पास शहर में 1 मरले से 5 मरले तक प्लॉट है और अगर किसी के पास देहात में 1 से 10 मरले तक प्लॉट है, वो 15 से 20 लाख तक का कर्जा जब मर्जी ले ले और 14,500 रुपये की किस्त हर महीने अदा करे। कोई सूद नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं। ये मनसूबा पहले भी आ सकता था, ये मनसूबा कोई और सूबा भी ला सकता था, तो हमने कब रोका? ले आए अपने अवाम के लिए ये मनसूबे। आज जो मरीम नवाज साहबा किसान कार्ड लेकर आई हैं, आज जो मरीम नवाज साहबा लाइफ स्टॉक कार्ड लेकर आई हैं, आज हम जो बेचारे डिसेबल लोग जो बेडों पे लेटे हैं सालों से, उनके लिए हिम्मत कार्ड जो है वो उनको मिलना शुरू हो चुका है। हमने तो बाकी सूबों को नहीं रोका, वो भी ले आए। तो जब आप अपने सूबे के वसाइल को लूटते रहेंगे, जब आप अपने सूबे का पैसा सियासी जलसों की और सियासी तमाशों की नज़र करते रहेंगे, तो बराबरी नहीं आ सकेगी। बराबरी काम करने से आएगी, अपने सूबे के अवाम से हमदर्दी करने से आएगी। 18th अमेंडमेंट के जो असल सम्राट हैं वो उस वक़्त अवाम के पास पहुँचेंगे जब उस वक़्त की उस सूबे की हुकूमत अपनी अवाम से मुखलिस होगी और उनकी खिदमत करने में संजीदा होगी। ये मरीम नवाज़ का सूबा है,
जिसमें 835 स्कीम्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। आई एम मेरे वर्ड्स पे गौर करें, एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। मैं आपको हेल्थ की स्कीमें गिनाता रहा हूँ, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं आपको एजुकेशन की स्कीमें बता रहा हूँ, मैं आपको लाइफ स्टॉक की बता रहा हूँ, मैं आप फिश फार्मिंग तक हम ले आए हैं। अब मरीम नवाज़ का ऐलान है कि अगले 6 माह पंजाब में कारोबार को तरवीज देनी है, पंजाब में इंडस्ट्री को लगाना है। अन करीब अगले हफ्ते एक ऐसा बेमिसाल मनसूबा आ रहा है। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप हुनरमंद हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको 1 लाख तो मैंने मिसाल दी, गालबन 5 लाख या 10 लाख मिनिमम लिमिट होगी। 3 करोड़ तक का लोन हुकूमत पंजाब बगैर किसी गारंटी के देगी। आपको ज़मीन भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन देंगे कि आइए छोटी मोटी फैक्ट्री लगाइए, लोगों को रोज़गार दीजिए और इन पैसों को वापस इतने अरसे में करके दिखाइए। तो ये एक ऐसा गेम चेंजर मनसूबा है जो मरीम नवाज़ अपने नौजवानों पर एतमाद करके दे रही हैं। जिन नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि जनाब वो एक सियासी जमात के आलाकार बन गए हैं, इंशाअल्लाह ताला कल भी अपने नौजवान को फैसिलिटेट किया था, बातें नहीं की थी, काम किया था। आज भी अपने नौजवान को फैसिलिटेट करेंगे, बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, हम अपना चलन निभाएंगे तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आज अगर हमने चलन निभाया है तो हम यहाँ पे बैठे हैं, अदरवाइज़ तो लोग हमें दफन कर बैठे थे। लोगों को तो ये खुशफहमी थी कि वो आएंगे और चीर के निकल जाएंगे, तो ना वो आ सके ना चीर के निकल सके। तो हम आए हैं भाई, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, अपने हिस्से का काम करेंगे। लेकिन भुट्टो साहब, मुझे बड़ी आजिज़ी से आपसे और आपके चैनल के तवज्जो से अपने लोगों से ये दरख्वास्त करनी है कि खुदारा काम करने वालों में और बातें करने वालों में तमीज़ रखें, अपने मौसनों में और अपने दुश्मनों में तमीज़ रखें। आपको बेवकूफ़ बनाने वालों में और आपको काम करके दिखाने वालों में तमीज़ रखें। अगर पंजाब में मेट्रो बसेस हैं, अगर पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अगर पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, अगर पंजाब में लैपटॉप्स मिल रहे हैं, अगर पंजाब में क्लिनिक्स ऑन व्हील चल रही हैं, अगर पंजाब में हॉस्पिटल रिवैम्प हो रहे हैं, अगर पंजाब में किसान कार्ड आ रहा है, अगर पंजाब में डायलिसिस प्रोग्राम आ रहा है, अगर पंजाब में हिम्मत कार्ड चल रहा है, अगर पंजाब में जो है वो एनर्जी बसेस आ रही हैं, अगर पंजाब में ई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर पंजाब में जो है वो फ़िश फार्मिंग पे काम हो रहा है, अगर पंजाब में इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है, तो बाकी सूबे भी करें। और अगर काम हो रहा है तो खुदा के लिए उन लोगों के साथ ज़्यादती ना करें जो आपके लिए काम करते हैं। अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज़ जो कौम नहीं करती वो बर्बाद हो जाया करती है। हमारे साथ है ख्वाजा इमरान नज़ीर, वज़ीर सेहत, प्राइमरी और सेकेंडरी हुकूमत सिंध थे। बड़ी दिल से ईमानदारी के साथ उन्होंने खरी बातें की और बड़े जो सवाल थे उनका उनके दिल से जवाब दिया और एक शफाफ किस्म की बात बाकी सूबों के लिए भी कही और सेहत के डिपार्टमेंट के हवाले से जो पंजाब के अंदर तब्दीलियाँ ला चुके हैं और आने वाले वक्त में जो मंसूबे, यकीनन मैं समझता हूँ कि पंजाब तरक्की करेगा, बाकी सूबे तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें और जब तक हम एक कौम बन के पाकिस्तान के नहीं सोचेंगे, अगर छोटी छोटी नफ़रत या इख्तलाफात हैं जहाँ हम एक उंगली पंजाब की तरफ उठा रहे हैं तो बाकी उंगलियाँ भी 4 उंगलियाँ हमारी तरफ भी हैं। हम सोचें कि वो 4 उंगलियाँ क्या कहती हैं, आपस में बैठ के सारे मसाइल का हल अगर ढूंढें तो पंजाब भी कहीं नहीं जाता, सिंध भी कहीं नहीं जाता, KPK भी कहीं नहीं जाता और बलुस्तान भी कहीं नहीं जाता, गिलगित बलुस्तान भी हो, आज़ाद कश्मीर भी हो, सब आपस में बैठ के एक इकाई कौम बने। सेहत, तालीम जो हर इंसान का बुनियादी हक है उसको अपना हक दे। दुनिया वेलफेयर स्टेट बनती जा रही है, 70 साल के बाद भी हम सेहत और एजुकेशन अपनी कौम को अरबों रुपए की टैक्स लेकर भी नहीं दे पाते। बड़ी बड़ी